जय हिंद साथियों। वेलकम टू कॉमरेड दीपक एकेडमी। कॉमरेड दीपक एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेलवे क्रेश कोर्स 2026 का लेक्चर नंबर 19 डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। वो क्वेश्चन जो ऑलरेडी आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई में 2024 के एग्जाम में पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे बल्कि उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, साथ ही साथ हम लोग कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन करने वाले हैं। और उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यदि आप आगामी रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस सीरीज को आप कंप्लीटली जरूर वॉच करें। साथ ही साथ इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमरेड दीपक एकेडमी पर मिल जाएगा। तो आप सिंपली टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं कॉमरेड दीपक एकेडमी, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां से भी आप कॉमरेड दीपक एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लासेस को लाइक जरूर करें। अब मूव करते हैं हम लोग अपने क्लासेस की ओर। आज के क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कॉपर के एक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। यदि इसे उसी पदार्थ और लंबाई लेकिन दोगुने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले तार से प्रतिस्थापित किया जाए तो इसका प्रतिरोध कितना होगा। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर 18 दिसंबर के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करने से पहले मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, क्या, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। यहाँ पर आर क्या है? आर हो गया आपका प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। रो क्या होगा? रजिस्टिविटी, जिसको हम लोग प्रतिरोधकता कहते हैं। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो है पदार्थ और लंबाई सेम है, यानी कि रो जो है रजिस्टिविटी, ये और लंबाई क्या है? कांस्टेंट है। जब रो और एल कांस्टेंट होगा तो क्या हो जाएगा? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर अपॉन आर डैश बराबर कितना हो जाएगा? आर अपॉन आर डैश बराबर ए डैश अपॉन ए। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 ओम दिया हुआ है। उसके बाद आर डैश हम लोगों को क्या करना है? फाइंड करना है। ए डैश का जो वैल्यू है अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले प्रतिस्थापित किया जाता है दो गुने। तो ए डैश कितना हो गया? 2a हो गया। और पहले कितना था यहाँ पर? a यहाँ पर दिया हुआ था, मान लेते हैं a था। अब उसको क्या किया? दोगुना करके 2a कर दिया। तो यहां से a और a कट जाएगा, 2 से ये कितना हो जाएगा? 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर r डैश जो निकलेगा वो हमारा कितना निकलेगा? 5 ओम निकलने वाला है। तो कितना हो जाएगा? r डैश का वैल्यू 5 ओम हो जाएगा। या ये तो बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप फॉर्मूला लिख करके यहाँ पर क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? आसानी से बना सकते हो। लेकिन यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से शॉर्ट तरीके से कैसे इसको बनाओगे वो भी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है कि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। इसका क्या मतलब हो गया? रेजिस्टेंस जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? यहाँ पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस घटेगा। तो जब क्या कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को दो गुना कर दिया जा रहा है, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो पहले रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10। तो अब कितना हो जाएगा? 5 ओम। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है इस क्वेश्चन में, बाय प्रोसेस आपको कैसे बनाना है और शॉर्ट तरीके से कैसे एग्जाम में सोचना है। अब आपको जो भी आसान लगे आप उस तरीके से एग्जाम में बना सकते हो। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब अपचयन क्या होता है? अपचयन का क्या मतलब हो गया? रिडक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। तो रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि समझेंगे। जब कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। ना सिर्फ ये क्वेश्चन बल्कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा उन सभी क्वेश्चन को आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अवकरण क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या करें कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कभी कभी एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछा जाता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऑक्सीकरण तथा अवकरण अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब जो ऑक्सीकरण होता है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, कब हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है किसी एलिमेंट का। तो उसके लिए जो यहाँ पर कंडीशन है वो क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना। जब किसी एलिमेंट में यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा क्या है?
कंडीशन कि हाइड्रोजन का अलग होना, ये भी किसको दर्शाता है? ऑक्सीकरण को दर्शाता है। तीसरा है विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात बढ़ना, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात जो बढ़ता है तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात घटना, ये भी क्या दर्शाता है? ऑक्सीकरण को दर्शाता है। अगला क्या है कि संयोजकता का बढ़ना, जब संयोजकता बढ़ता है तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है इस पर क्वेश्चन। तो जब कोई भी एलिमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो क्या करता है? उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ता है तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं कि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये था हमारा ऑक्सीकरण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि अवकरण से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पर समझने वाले हैं। तो अवकरण या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन भी कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। अब इसके लिए क्या क्या कंडीशन है? ऑक्सीजन का हटना, जिस तरीके से वहां पर क्या था? हाइड्रोजन का हटना, तो यहाँ क्या है? ऑक्सीजन का हटना। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना, वहां क्या था? हाइड्रोजन का हटना, और यहाँ क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। नेक्स्ट क्या है कि विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात घटना, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का अनुपात जब घटता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवकरण या अपचयन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व का अनुपात बढ़ना, तो ये भी किसको दर्शाता है? अवकरण या अपचयन को दर्शाता है। अगला क्या है? संयोजकता का घटना, संयोजकता का घटना भी क्या कहलाता है? अवकरण या अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी किसको शो करता है? अवकरण या अपचयन को शो करता है। अगला क्या है? ऑक्सीकरण संख्या का घटना, तो ऑक्सीकरण संख्या जब घटता है तो इसे भी हम लोग क्या कहते हैं कि किसी पदार्थ का अवकरण या अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीकरण और अपकरण से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है किस तरीके से हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किसी एलिमेंट का, किसी भी पदार्थ का क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है या किसी भी पदार्थ का अवकरण हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ऑक्सीकरण और अपकरण को अच्छे से समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करें? अपचयन, अपचयन का क्या मतलब हो गया? यहाँ पर रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अवकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो कौन से कथन सही है? रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन क्या होता है? निकलता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑक्सीजन का ह्रास होना, तो ये क्या है? सही है। दूसरा हाइड्रोजन का योग, ये भी सही है। तीसरा क्या? ऑक्सीजन का योग, गलत है। अगला क्या है? हाइड्रोजन की ह्रास, तो ये भी क्या है? गलत है। तो क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है, तो ए और बी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ए और बी करेक्ट है और सी और डी क्या है? इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि अवकरण क्या होता है, कब समझेंगे कि अवकरण हो रहा है, कब समझेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है, तो आप आसानी से इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ जुड़ा होता है? तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। उसके बाद क्या समझेंगे कि नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग होते हैं और किस भाग का क्या कार्य होता है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हम लोग? कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं और कौन कौन से भाग के क्या कार्य होते हैं। तो क्या करा यहाँ पर? वृक्क, जो क्या होता है? किडनी, किडनी के बाद क्या होता है? यहाँ पर मूत्रवाहिनी। किडनी कितने होते हैं हमारे शरीर में? यहाँ नंबर भी लिखा हुआ है 2। मूत्रवाहिनी क्या होता है? यहाँ पर 2 होता है हमारे शरीर में। उसके बाद मूत्राशय 1 होता है और मूत्रनली 1 होता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि किडनी से रिलेटेड ही हमारा जो नेफ्रॉन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नेफ्रॉन किससे रिलेटेड है? किडनी से रिलेटेड ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है कि मानव किडनी का मुख्य कार्य रक्त से यूरिया को अलग करना तथा मूत्र का निर्माण करना है। तो हमारे शरीर में जो किडनी रहता है उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य है कि रक्त से जो होता है यूरिया को क्या करता है? अलग करता है और मूत्र का निर्माण करता है। तो ये किसका कार्य है? किडनी का कार्य है। अब क्या होता है कि नेफ्रॉन को किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि किडनी के बारे में मैं क्यों डिस्कशन कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेफ्रॉन जो होता है वो क्या है? किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है। तो नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? किडनी का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर नेफ्रॉन को समझने के बाद क्या करने वाले हैं? नेफ्रॉन के कितने भाग होते हैं और कौन से भाग के क्या कार्य होते हैं उसको समझने वाले हैं। तो होते हैं उन सभी भागों को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक नेफ्रॉन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? पहला है ग्लोमेरुलस। क्या है? ग्लोमेरुलस। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये केशिकाओं का गुच्छ होता है। क्या होता है? केशिकाओं जो होता है उसका क्या है? ग्लोमेरुलस यहाँ पर गुच्छ है जो बंच होता है। नेक्स्ट क्या है? बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल क्या होता है? कप के आकार की थैली होती है जो नेफ्रॉन में पाया जाता है। तो ये कप के आकार की क्या होती है? थैली होती है। तीसरा जो है वो क्या है? समीपस्थ कुंडलित यहाँ पर नलिका। ये क्या करता है? पुनः अवशोषण का कार्य करता है। कौन? समीपस्थ कुंडलित नलिका यहाँ पर।
नेक्स्ट क्या है, हेनले लूप। अब हेनले लूप क्या करता है कि शरीर में जल संतुलन बनाए रखता है। तो कौन, हेनले लूप, जो क्या है नेफ्रॉन का एक भाग है। हेनले लूप जो क्या करता है, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगला जो है वो क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये क्या करता है, अतिरिक्त लवण और जल का नियंत्रित पुनः अवशोषण करता है। क्या करता है, अतिरिक्त लवण और जल का क्या करता है, नियंत्रित और पुनः अवशोषण करता है। तो ये था हमारा नेफ्रॉन क्या होता है, और नेफ्रॉन्स के कितने भाग होते हैं और कौन से भाग के क्या कार्य होते हैं, इन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क में प्रत्येक कोशिका क्या होती है, केशिका गुच्छ जुड़ा हुआ रहता है। तो अभी हम लोगों ने देखे इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोमेन झिल्ली। बोमेन झिल्ली में क्या होता है, यहाँ जो प्रत्येक केशिका होती है वो क्या होती है, गुच्छ रूप में यहाँ पर बोमेन झिल्ली से जुड़ी हुई रहती है। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर कि जब दो तत्व अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो इसे डैश के रूप में वर्गित किया जाता है। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप क्या करो, इसको एग्जाम्पल से बनाओ। एग्जाम्पल से आप आसानी से बना सकते हो। जैसे क्या है, C+O2, इसको हम लोग क्या कहते हैं, CO2। क्या कहते हैं, CO2। अब CO2 बन गया। यहां पर क्या करें कि जब दो तत्व, यहां पर C और O दो तत्व है, ये मिलकर के क्या बनता है, यौगिक CO2 का निर्माण कराता है। तो यहां पर क्या रहा है कि वर्गीकृत, इसको इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, संयोजन। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट मिलकर के क्या करता है, एक यहाँ पर यौगिक का निर्माण करता है। मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, A+B मिलकर के जब AB का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब दाब, यहाँ पर दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होगा। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब दाब में क्या किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तो कौन से पदार्थ की जो आकृति होती है वो न्यूनतम परिवर्तन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठोस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि ठोस, द्रव और गैस तीन पदार्थ होते हैं। तो ठोस में क्या होता है, जो उसके अणु रहते हैं वो काफी पास पास रहते हैं, और जो द्रव रहते हैं उससे थोड़ा यहाँ पर क्या होता है, ठोस से कम पास पास रहते हैं, और गैस के अणु क्या रहते हैं, उससे भी कम पास पास में रहते हैं यहाँ पर। तो क्या होता है कि क्या रहा है कि दाब में परिवर्तन, जब दाब में परिवर्तन करते हैं तो आकृति में न्यूनतम परिवर्तन, जब ठोस पदार्थ के अणु जो रहते हैं वो एक दूसरे से अधिक यहाँ पर पास पास रहते हैं, तो न्यूनतम परिवर्तन मतलब उसमें क्या होता है कि बहुत ही कम परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर ठोस। अब मूव कर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला है पहले हम लोग उसको डिस्कशन करने वाले हैं, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है वो क्या है, विलय की विलायता। विलय की विलायता क्या होता है, विलय की मात्रा बटा विलायक की मात्रा गुना 100। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विलय की विलायता। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, विलयन की सांद्रता। तो यदि विलयन की सांद्रता हमें निकालना हो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दो टर्म में निकाल सकते हैं, या तो द्रव्यमान के टर्म में और या तो आयतन के टर्म में। जब द्रव्यमान के टर्म में दिया हुआ हो क्वेश्चन में तो हम लोग किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। या जब आयतन के टर्म में दिया हो तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विलयन की सांद्रता। अगला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोलरता। अब मोलरता क्या होता है कि विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं कि विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। नेक्स्ट क्या होता है, मोललता। अब मोललता कैसे निकालेंगे हम लोग, तो विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुना 1000। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे हम लोग मोललता निकाल सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं केमिस्ट्री में, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर, मैंने 4 फॉर्मूला लिखा है, ये चारों आप अच्छे तरीके से यहाँ पर याद रखें। अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी विलयन के आयतन प्रतिशत द्वारा आयतन की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब आयतन प्रतिशत की बात करें, जब आयतन के टर्म में सांद्रता निकालना हो तो क्या हो जाएगा, विलय का आयतन बटा यहाँ पर विलयन का आयतन गुना 100। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, विलय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। तो पहला ऑप्शन ये हमारा क्या है, यहाँ पर सही है कि विलय पदार्थ का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण
करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, क्या करा है कि मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभावों को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, अम्ल वर्षा से जल का स्वाद खट्टा हो जाता है। अम्ल वर्षा क्या करता है, मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करती है। अम्ल वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिसके जरिए जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि अम्लीय वर्षा से मृदा और जल निकायों का पीएच बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि अम्लीय वर्षा क्या होता है, किस तरीके से होता है, और अम्लीय वर्षा कराने में कौन कौन से यहाँ पर अम्ल की जो होती है वो क्या होती है, भूमिका होती है, उस चीज को हम लोग यहाँ पर पहले डिस्कशन करने वाले हैं। जब कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाएगा तो क्वेश्चन अपने आप आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होता है। H2SO4 तथा HNO3 जैसे अम्ल जब वर्षा जल के साथ धरती पर आते हैं तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो इससे ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या होता है कि अम्ल वर्षा में जो होता है कौन कौन से अम्ल यहाँ पर अपना भूमिका निभाते हैं। तो H2SO4 तथा HNO3 क्या करते हैं, उसके वजह से यहाँ पर क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है। नेक्स्ट क्या है कि जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो हम लोग कब समझेंगे कि अम्लीय वर्षा हो रहा है, जब वर्षा जल का पीएच मान क्या हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाएगा, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे कि अम्लीय वर्षा कहेंगे। और ये 5.6 जो पीएच मान होता है, इससे कम करवाने में कौन सी अम्ल भूमिका निभाते हैं, तो H2SO4 और HNO3 यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है कि अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा नाइट्रिक अम्ल HNO3 से अधिक होती है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अम्ल वर्षा कराने में जो यहाँ पर मुख्य अम्ल होते हैं H2SO4 तथा HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो इसमें कौन ज्यादा यहाँ पर क्या करते हैं, अपना मतलब भूमिका निभाते हैं और किसकी भूमिका कम होती है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल रहती है इसकी मात्रा क्या होती है अम्लीय वर्षा में, नाइट्रिक अम्ल की तुलना में अधिक होती है। तो ये भी आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। क्या करा कि अम्ल वर्षा से बड़ी बड़ी इमारतों तथा ऐतिहासिक भवनों को काफी क्षति पहुंचती है। तो जो अम्ल वर्षा होता है उससे क्या होता है, बड़ी बड़ी इमारतों तथा ऐतिहासिक भवनों को क्या होता है, काफी क्षति पहुंचती है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट अम्ल वर्षा से रिलेटेड। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या करें, मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए पीएच का अनुवीक्षण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि क्या होता है कि अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अम्लीय वर्षा से क्या होता है, पीएच कम हो जाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा में क्या होता है, पीएच का जो वैल्यू रहता है वो कितना होता है, 5.6 से कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवन और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। तो जो जलीय जीव होता है उसको क्या होता है यहाँ पर हानि पहुंचाते हैं, और जो मृदा पोषक तत्व होती है उसको भी क्या होती है यहाँ पर हानि पहुंचती है। किसकी वजह से, अम्लीय वर्षा की वजह से। और अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि पीएच का मान जो होता है वो 5.6 से कम हो जाता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है। वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था क्या कि ये मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि जब कोई अवतल दर्पण के सामने क्या होता है, कोई प्रकाश आपतित होता है तो वो क्या होता है, मुख्य फोकस से होकर के दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया यहाँ पर कि जो मुख्य फोकस से गुजरता है। तो ये यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन में दे दिया गया है कि क्या सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसरित होती है। तो जब यहाँ पर अभिसरित होती है सूर्य की किरणें तो कितने दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एफ जो फोकस दूरी है वो कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दे दिया है। अब क्या कह रहा है कि वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज क्या हो, बिंब के साइज के बराबर हो। बिंब का क्या मतलब हो गया, वस्तु के साइज के बराबर हो। तो हम लोग अवतल दर्पण में जानते हैं कि प्रतिबिंब का साइज और वस्तु का साइज बराबर कब होता है, जब वस्तु कहां पर रखा हो, जब वस्तु रखा हो वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का साइज किसके साइज के बराबर होता है, वस्तु के साइज के बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, आर फाइंड करना है कि यहाँ पर वक्रता केंद्र कितना होगा। तो आप लोगों को पता होगा एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बता रखा, तो आप लोगों को पता होगा एक फॉर्मूला जो मैंने पहले ही बता रखा है, क्या होता है एफ बराबर आर बाय टू। क्या होता है, एफ बराबर आर बाय टू। एफ क्या है यहाँ पर, फोकस दूरी है। क्या है, फोकस दूरी है। एफ क्या है, फोकस दूरी है। और यहाँ पर आर क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या है, आर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। तो आपको इस तरीके से भी याद होगा कि फोकस दूरी जो होता है क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना दे दिया है, 30 सेंटीमीटर, और आर का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है, बटा 2 हो जाएगा।
तो आर बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने देखे कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल को भी आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने थ्योरी का यूज करके पहले डाटा को फाइंड किए कि डाटा यहाँ पर क्या आएगा, उसके बाद हम लोग क्या किए, फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व किए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है यहाँ पर, यदि किसी चालक की लंबाई तिगुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। आरआरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि क्या होता है कि आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। यहाँ पर क्या है, रो आर क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता, एल क्या है, लंबाई है, और ए क्या है, यहाँ पर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। यहाँ पर कह रहा है कि लंबाई को तिगुना किया जाता है और बाकी सभी जो यहाँ पर टर्म है उसको क्या कर दिया जा रहा है, कांस्टेंट कर दिया जा रहा है, परिवर्तन नहीं किया जा रहा है अंग में। तो क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो जाएगा तो यहाँ क्या कर रहा है कि लंबाई को 3 गुना कर रहा है। तो जब लंबाई को 3 गुना कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 गुना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक अवक्षेप उत्पन्न करेगा। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवक्षेप का क्या मतलब हो गया, अवक्षेप का जो मतलब हो गया कि जब ये अभिक्रिया करेंगे तो जो इसका अभिकारक का मिलकर के उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक ठोस के रूप में करेंगे। तो जब ठोस के रूप में करेंगे यहाँ पर उत्पाद का निर्माण, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, NaOH और NaCl। तो ये क्या है, दोनों सोडियम लवण है, तो ये क्या होगा, जल में घुलनशील होगा, तो ये तो होगा नहीं आंसर। दूसरा क्या है, NaKNO3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, अवक्षेप का निर्माण नहीं करेगा। NaOH और Na2SO4, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जल में घुलनशील हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये भी अवक्षेप का निर्माण नहीं करेगा। बट NaOH प्लस FeCl3 का जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, FeOH का होल 3, क्या हो जाएगा, FeOH का होल 3 यहाँ पर। उसके बाद FeOH का होल 3 जो क्या होगा, अवक्षेप के रूप में यहाँ पर उत्पन्न होगा, अवक्षेप के रूप में। और इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पर, 3NaCl, क्या बनेगा, 3NaCl बन जाएगा। तो ये था हमारा क्या करेक्ट आंसर, जो क्या करेगा यहाँ पर FeOH का होल 3 को अवक्षेप के रूप में क्या करेगा, यहाँ पर अवक्षेप के रूप में निर्माण करेगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के सवाल को बनाने हैं, आपको अभिक्रिया यहाँ पर यूज करके इस टाइप के सवाल को बनाने हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि यदि कोई वस्तु 50 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है तो क्या हो जाएगा, उसकी आरंभिक चाल कितनी होगी। आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जब वस्तु स्थिर रहता है उसको ऊपर से क्या कर रहा है, गिराया जा रहा है। तो जब वस्तु ऊपर से गिराया जाता है तो उसकी जो आरंभिक चाल होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। तो 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा उसकी आरंभिक चाल, क्योंकि वस्तु को क्या कर रहा है, ऊपर से गिराया जा रहा है, तो उसकी आरंभिक चाल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करती है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में जो सूचनाओं का संवहन होता है, जो सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर यहाँ पर हमारे शरीर में पहुंचता है, तो वो किस कोशिका की मदद से यहाँ पर पहुंचता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो एक तरह होता है क्या, तंत्रिका कोशिका। अब तंत्रिका कोशिका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तंत्रिका कोशिका में क्या क्या होता है उस चीज को पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर इसके कार्य को हम लोग, इसके फंक्शन को समझेंगे, तब जाकर आप हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले प्रदान करता है उसको भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको समझना है तंत्रिका कोशिका में, वो क्या समझना है, साइटोन। साइटोन जो होता है ये तंत्रिका कोशिका का यहाँ पर मध्य भाग होता है। उसके बाद क्या होता है, डेंड्रोन होता है। डेंड्रोन के बाद क्या होता है, जो जाली के समान संरचनाएं निकलती हुई रहती है डेंड्रोन से, उसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। उसके बाद जो आपको यहाँ पर याद रखना है क्या, एक्सोन याद रखना है। फिर क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको स्नेप्टिक नोब, स्नेप्टिक नोब भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। अब यहाँ पर कौन से भाग के क्या फंक्शन है उसको भी हम लोग समझते हैं। पहला है कि न्यूरॉन में संवेदनाओं का ग्रहण डेंड्राइट्स के द्वारा होता है। तो ये जो आप डेंड्राइट्स देख रहे हो, इसी के द्वारा क्या होता है, संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। मतलब जो सूचनाएं होती है वो किसके द्वारा, डेंड्राइट्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है।
अब क्या करें कि डेंड्राइट्स इन संवेदनाओं को साइटोन को भेज देता है। तो जो यहाँ पर साइटोन है इसको ये डेंड्राइट्स क्या करता है, सूचनाओं को भेज देता है। साइटोन में संवेदना विद्युत आवेग में बदल जाता है। जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होता है उसमें क्या होता है, साइटोन में यहाँ पर बदल जाता है। अब विद्युत आवेग साइटोन से एक्सॉन में पहुंच जाता है और फिर एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन में डेंड्राइट्स में चले जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर सूचनाओं का किस तरीके से यहाँ पर आदान प्रदान होता है उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट्स में आया, डेंड्राइट्स के बाद किस में गया, यहाँ पर साइटोन में। साइटोन में इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। फिर इलेक्ट्रिक यहाँ पर इंपल्स के रूप में कन्वर्ट होने के बाद एक्सॉन से होते हुए क्या होता है, सिनेप्टिक नोब होते हुए क्या करता है, दूसरे डेंड्राइट्स में यहाँ पर पहुंच जाता है। तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है यहाँ पर सिनेप्टिक नोब होते हुए डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है। एक तंत्रिका कोशिका के सिनेप्टिक नोब से दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स में सूचना पहुंचता है इस तरीके से। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है कि विद्युत आवेग जो इलेक्ट्रिक इंपल्स का संचार हमेशा एक न्यूरॉन के एक्सॉन से इसके न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के क्या होता है, डेंड्राइट्स में होता है, ना कि इसके विपरीत। तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है यहाँ पर जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है, एक न्यूरॉन के जो होता है साइटोन से क्या होता है, जो यहाँ पर एक न्यूरॉन के एक्सॉन से, यहाँ पर एक न्यूरॉन के एक्सॉन से सिनेप्टिक नोब होते हुए दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्या है कि तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। इन संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो तंत्रिका कोशिका होता है उसके क्या कार्य होते हैं, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको सॉल्व हो गया होगा। क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा क्या करता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं का संवहन करता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तंत्रिका कोशिका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट के थ्रू क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विलियन का पीएच मान 12 है। इस विलियन में किस आयन की सांद्रता उच्चतर है। तो आरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पीएच मान क्या होता है, ये किस चीज को दर्शाता है, और 12 पर जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, उस चीज को हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं। क्या होता है पीएच स्केल, ये क्या शो करता है कि इसकी मदद से अम्ल तथा क्षार की प्रबलता की पहचान की जाती है। अम्ल तथा क्षार की प्रबलता का क्या मतलब हो गया कि कोई अम्ल जो है वो कितने प्रबल है और कोई क्षार जो है वो कितने प्रबल या दुर्बल है, उस चीज की पहचान हम लोग किसकी मदद से करते हैं, पीएच स्केल की मदद से। अब किस प्रकार करते हैं, तो पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक मार्क किया हुआ रहता है, जिसमें क्या होता है 7 पर उदासीन होता है, और 7 से जैसे ही हम लोग 0 की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी अम्लता बढ़ती जाती है, और 7 से जैसे ही हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 14 की ओर बढ़ते हैं तो हमारी क्या होती है, क्षारता बढ़ती जाती है। तो जैसे ही 7 से हम लोग बढ़ेंगे 0 की ओर तो पहले क्या आएगा, दुर्बल अम्ल आएगा, फिर क्या आएगा, जब 0 के पास जाएंगे तो प्रबल अम्ल आएगा। उसी तरीके से 7 से हम लोग जब 14 की ओर बढ़ेंगे तो पहले दुर्बल क्षार आएगा, उसके बाद प्रबल क्षार आएगा। तो इस तरीके से पीएच स्केल क्या करता है, यहाँ पर वर्क करता है। अब क्या करें कि एक विलियन का पीएच मान 12 है, तो जब पीएच मान 12 है तो इसका क्या मतलब हो गया, ये क्या हो गया, प्रबल क्षार हो गया। क्या हो गया, प्रबल क्षार हो गया। तो इसमें क्या होगा, OH माइनस आयन की जो सांद्रता होगी क्या होगी, उच्चतर होगी। तो केवल OH माइनस। यहाँ पर मैंने आपको पहले क्लास में भी बताया था क्या होता है कि जो अम्ल होता है, अम्ल जो होता है उसमें क्या होती है, अम्ल जो रिलेटेड होता है वो किससे, H प्लस आयन से रिलेटेड होता है, और जो क्षार होता है वो क्या होता है, क्षार जो होता है वो किससे, OH आयन से, OH माइनस आयन से रिलेटेड होता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होता है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आरबीसी जो होता है वो क्या होता है और कितनी संख्या में हमारे शरीर में मौजूद रहता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। अब आरबीसी इसे हम लोग क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आरबीसी को जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है इसे क्या कहते हैं, तो इसे इरेथ्रोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में जो इसकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। जो हमारे शरीर में जो रक्त रहता है उसमें जो आरबीसी की संख्या रहती है वो कितनी रहती है, 40 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। अब क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, और 90 से 120 दिनों के बाद इसका विनाश स्प्लीन प्लीहा में होता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, और इसका जो विनाश होता है वो कितने कहाँ होता है, स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है। इसीलिए आरबीसी का ग्रेवयार्ड इसको हम लोग कहते हैं, किसको, प्लीहा को, स्प्लीन को कहते हैं यहाँ पर आरबीसी का ग्रेवयार्ड। तो इसका जो कार्य यहाँ पर जीवन काल होता है कितना होता है, 90 से 120 दिनों के यहाँ पर क्या होता है, इसका जीवन काल होता है आरबीसी का। आरबीसी की जो कोशिकाएं होती है उसका जीवन काल 90 से 120 दिनों के बाद होता है। ये पुनः फिर 120 दिन के बाद स्प्लीन में, यहाँ पर प्लीहा में इसका विनाश हो जाता है, फिर नए आरबीसी हमारे शरीर में बनते रहते हैं। तो इस तरीके से आरबीसी जो होती है इसकी कोशिकाओं का विनाश और निर्माण हमारे शरीर में होते रहता है।
इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो आरबीसी में जो होता है, आरबीसी का जो होता है कलर लाल होता है, किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, लाल होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मनुष्यों की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान रहता है। तो अभी हम लोगों ने देखे क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हीमोग्लोबिन। जो आरबीसी होता है उसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर पहले समझने वाले हैं। जो मानव शरीर में जो दोष होता है, मानव आंख में जो दोष होता है, उस दोष को हम लोग यहाँ पर पहले पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा फिर इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो आंखों से संबंधित रोग होता है उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करने वाले क्या, निकट दृष्टि दोष। क्या निकट दृष्टि दोष, ये क्या होता है, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया, ये क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया, इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु जो होता है स्पष्ट दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ऐसा किसके कारण होता है, उस कारण को भी हम लोग समझने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आंख का नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। या दूसरा कारण क्या हो सकता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है तो निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो जिसके हम लोग क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका जो उपचार होता है वो कैसे किया जा सकता है, तो उच्च क्षमता वाले अवतल लेंस का उपयोग करके इसका दूर इसकी क्षमता को यहाँ पर जो होता है निकट दृष्टि दोष, इसको दूर किया जा सकता है। तो इसका उपचार यहाँ पर अवतल लेंस का यूज करके किया जा सकता है। दूसरा जो है वो क्या है, दूर दृष्टि दोष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरमाइट्रोपिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु क्या होता है, नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अब ये किसके कारण होता है, ये होता है आंख का नेत्र गोलक छोटा हो जाना। जो आंख का जो नेत्र गोलक होता है वो उसका क्या हो जाना, छोटा हो जाना, या फिर क्या, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। तो जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो उसके वजह से भी क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष या हाइपरमाइट्रोपिया हम हमारे आंख में होता है। इसको यहाँ पर दूर कैसे किया जा सकता है, उच्च क्षमता वाले उत्तल लेंस का उपयोग करके। तो उसका उपचार क्या है, उच्च क्षमता वाले उत्तल लेंस को यूज करके इसका उपचार किया जा सकता है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, जरा दृष्टि दोष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जरा दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, तो प्रेस बायोपिया कहते हैं। अब ये दोष क्या होता है कि यह दोष बुढ़ापे में प्रायः होता है। इस दोष में व्यक्ति का आंख दूर दृष्टि एवं निकट दृष्टि दोनों से प्रभावित होता है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, निकट दृष्टि दोष, जिसमें क्या हो रहा था कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही थी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, दूर दृष्टि दोष, उसमें क्या हो रहा था कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई दे रही थी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही थी। अब जो हमारा वो क्या है कि जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, दोनों दोष यहाँ पर सम्मिलित रूप से यहाँ पर क्या होता है, हो जाता है। और ये होता क्यों है, ये होता है बुढ़ापे में मांसपेशियां शिथिल हो जाने के कारण होता है। तो जिसके वजह से क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है कि दूर की वस्तु एवं निकट की वस्तु जो होता है दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो इसका कारण क्या है कि आंख के सिलियरी मांसपेशियां का कमजोर हो जाना, जो किसमें होता है, बुढ़ापे में होता है। अब इसको हम लोग उपचार कैसे करेंगे, तो उपचार के लिए एक लेंस आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायफोकल लेंस। बायफोकल लेंस का उपयोग करके हम लोग जरा दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। और जब इसका जो बायफोकल लेंस होता है इसमें क्या होता है, अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बायफोकल लेंस जो होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर में कौन से लेंस होते हैं और नीचे में कौन से लेंस होते हैं। तो ऊपर कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, और नीचे कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो क्या है हमारा, अबिंदुकता। इसमें क्या होता है कि इस दोष वाला आंख एक ही ऊंचाई की क्षैतिज तथा उदग्र वस्तु को एक लंबाई की क्षैतिज तथा उदग्र वस्तु को एक लंबाई में नहीं देख सकती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अबिंदुकता कहते हैं। अब ये कारण, ये किसके कारण होता है कि कॉर्निया का पूर्णतः गोल नहीं होना। जब कॉर्निया पूर्णतः गोल नहीं होता तो उसके वजह से क्या होता है, अबिंदुकता दृष्टि दोष होता है। उपचार की बात करें तो बेलनाकार लेंस का उपयोग करके यहाँ पर अबिंदुकता दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। आगे भी दोष है जो वो क्या है, जैसे हम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है। और ये एक क्या है, जेनेटिक रोग है, जिसमें क्या होता है, इसका कोई भी इलाज संभव नहीं है। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। तो ये था हमारे आंख में से संबंधित जो रोग है और उसके क्या कारण है और उसको किस तरीके से उसका उपचार किया जाता है, इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन कर लिए।
अब क्या करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो अभी हम लोगों ने देखे कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसके लिए यहाँ पर किसका उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का यूज करके क्या कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष का उपचार हम लोग कर सकते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है, यदि पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक ना हो तो मृत पौधों और जंतुओं का क्या होगा। तो आरबीजेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अपघटक क्या होता है, अपघटक होता है, अपघटक क्या करता है कि सरल यहाँ पर जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसको क्या करता है, सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देता है। यहाँ पर जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है उसको सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित कर देता है। तो जब अपघटक नहीं रहेगा तो क्या होगा कि वे बने रहेंगे और मृदा की प्राकृतिक पुनरावृत्ति में बाधा आएगी। जो क्या होगा यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक जब नहीं रहेगा तो मृत पौधे और जंतुएं जो है उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपघटन नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वे बने रहेंगे और मृदा की प्राकृतिक पुनरावृत्ति में बाधा आएगी। जो मृदा की प्राकृतिक पुनरावृत्ति होती है तो उसमें क्या हो जाएगा, बाधा आ जाएगी, क्योंकि क्या हो जाएगा, जो मृत पौधे और जंतुएं होते हैं उसका अपघटन नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक छात्र ने लोहे की कीलें ली और उन्हें 20 मिनट के लिए एक्स विलियन में डुबाया। कुछ देर बाद उसने देखा कि लोहे की कीलों का रंग भूरा हो गया है। उस विलियन एक्स की पहचान कीजिए यहाँ पर जिसमें क्या कील डुबाई गई थी। तो यहाँ पर आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जनरली क्या होता है कि रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। जो क्या होता है कि एनसीईआरटी का जो साइंस रहता है उसके एग्जाम्पल से इस टाइप के क्वेश्चन को निकाला जाता है। तो जब एनसीईआरटी के साइंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तभी इस टाइप के क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए सबसे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। जो क्रियाशीलता श्रेणी होता है उस कॉन्सेप्ट, वो जो कॉन्सेप्ट है आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको यहाँ पर समझेंगे। फिर क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्रियाशीलता श्रेणी जो रिएक्टिविटी सीरीज होता है वो क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर जो क्रियाशीलता श्रेणी होता है वो क्या होता है, यहाँ पर क्रियाशीलता श्रेणी रिएक्टिविटी सीरीज धातुओं की वह सूची होती है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा जाता है। जो धातुओं की एक श्रेणी होती है जिसमें क्या होता है कि उनकी क्रियाशीलता को यहाँ पर घटते क्रम में रखा जाता है। इसका क्या मतलब हो गया, जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वो ऊपर होगी और जो धातु कम क्रियाशील होगी वो नीचे होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो धातु ऊपर होती है वो अधिक क्रियाशील होती है और जो नीचे होती है वो कम क्रियाशील होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर समझ सकते हो, पहले सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम है, फिर जास्ता है, उसके बाद लोहा है, फिर सीसा है, उसके बाद तांबा है, उसके बाद चांदी है, उसके बाद क्या है, सोना है। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। क्या होता है, पापा नहाकर मम्मी अंजू से फिर प्यार करेगा। मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। ये ट्रिक आप आसानी से याद रहेगा इस ट्रिक के माध्यम से। अब रिएक्टिविटी सीरीज को समझने के बाद हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से। ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को देखिएगा तभी समझ में आएगा। क्या कर रहा है कि एक छात्र ने लोहे की कील ली और उन्हें 20 मिनट के लिए एक्स विलियन में डुबोया। यहाँ पर 20 मिनट के लिए क्या क्या, एक्स विलियन में डुबोया। एक्स क्या है, एक, यहाँ पर विलियन है। एक्स क्या है, एक, यहाँ पर विलियन है। अब इसमें क्या क्या, लोहे की कील को डुबाया। उसके बाद क्या करा, कुछ देर बाद उसने देखा कि लोहे की कील का रंग भूरा हो गया। तो लोहे की कील का जो रंग क्या हो गया, भूरा हो गया। उस विलियन एक्स की पहचान कीजिए। तो एक्स जो विलियन है ये कौन सा विलियन है जिसके वजह से लोहे का रंग क्या हो गया, भूरा हो गया। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज जब क्या होता है कि जो अधिक अभिक्रियाशील धातु रहता है वो यहाँ पर अभिक्रिया में क्या करता है, कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो क्या कर रहा है, लोहे की कील है। लोहे का क्या मतलब हो गया, एफ। तो एफ से कम क्रियाशील धातु जो रहेगा उसी को ना एफ, या यहाँ पर एफ जो है, लोहा जो है उसको क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो जो एक्स का मान है वो हमारा क्या होना चाहिए, जो उसका विलियन होगा यहाँ पर, जो क्या होगा यहाँ पर एफ ई, जो लोहा से है कम क्रियाशील धातु होगा। लोहा से कम क्रियाशील, लोहा से एफ से, एफ ई से कम क्रियाशील धातु, कम क्रियाशील धातु, जो कम क्रियाशील धातु रहेगा वही क्या होगा हमारा एक्स का,
यहाँ पर वैल्यू होगा, जो कम क्रियाशील धातु रहेगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का वैल्यू हो जाएगा। अब किसका विलयन, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट क्या होता है, यहाँ पर जो जिंक है उसका क्या होता है, जो क्रियाशीलता श्रेणी में आयरन से क्या है, वो आगे है, तो वो तो इसको विस्थापित, आयरन क्या करेगा, जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि जिंक ऑलरेडी क्या है, अधिक क्रियाशील है लोहा से। दूसरा है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, कॉपर जो होता है उसका क्रियाशीलता श्रेणी में क्या होता है, लोहा के बाद स्थान आता है, लोहा के नीचे स्थान आता है। इसका मतलब है कि लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट में क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसका रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट आगे भी हम लोग देखते हैं लेड। तो लेड भी क्या होता है यहाँ पर कि अधिक, यहाँ पर कम क्रियाशीलता होता है यहाँ पर आयरन से, लेकिन क्या होता है कि ये अभिक्रिया ज्यादा नहीं करता, ये घुलनशील नहीं होता है, तो जिसकी वजह से लेड हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो जाएगा। और आयरन सल्फेट तो क्या हो जाएगा, आयरन के बराबर ही इसकी क्रियाशीलता होगी, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इस तरीके से जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। मैं अगेन आपको रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स कोई विलियन है, एक्स क्या है, एक विलियन है, जिसको क्या कर रहा है कि लोहे की, यहाँ पर एक्स विलियन में लोहे की किल को डुबाया गया। तो एक्स जो विलियन है उसमें लोहे की किल को जब डुबाया गया तो किलों का रंग जो है वो क्या हो गया, भूरा रंग हो गया। तो भूरा रंग तब कब होगा, जब क्या करेगा, यहाँ पर एफई जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर विलियन जो है उसमें क्या करेगा, उसको विस्थापित करेगा। तो उसको विस्थापित करने के लिए लोहे की क्रियाशीलता जो है उस एक्स विलियन वाले क्रियाशीलता से अधिक होनी चाहिए। तो एक्स वाले विलियन की क्रियाशीलता यदि हम कॉपर मान ले तो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु क्या है, आयरन है। तो इस तरीके से कॉपर सल्फेट के जलीय विलियन में आयरन क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करके यहाँ पर कील का रंग क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस जीव में कोशिका विभाजन या विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें क्या होता है, विखंडन प्रोसेस के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। तो आरआरबी एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब विखंडन क्या होता है, किस तरीके से होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझेंगे, फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो विखंडन क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन भी कहते हैं। ये जो होता है विखंडन, विखंडन में क्या होता है, विखंडन द्वारा प्रजनन एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ जीवाणु में होता है। तो जो एक कोशिकीय जीव रहता है, जैसे क्या हो गया प्रोटोजोआ जीवाणु, इसमें क्या होता है, विखंडन विधि के द्वारा एक अलैंगिक प्रजनन होता है। जो प्रजनन होता है विखंडन विधि के द्वारा किसमें होता है, एक कोशिकीय जीव में। और विखंडन क्या है, एक अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, जो क्या होता है, जिसमें अलैंगिक प्रजनन के द्वारा यहाँ पर विखंडन होता है। वो कौन से जीव है, एक कोशिकीय जीव, जैसे क्या हो गया प्रोटोजोआ और जीवाणु। अब आगे क्या होता है कि विखंडन केवल एक ऐसा प्रजनन विधि है जिसमें क्या होता है कि प्रजनन करने वाले जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जो प्रजनन करने वाले जीव होते हैं उसका क्या होता है, अस्तित्व समाप्त हो जाता है, किसमें, विखंडन विधि में। अब विखंडन भी दो टाइप के होते हैं, एक क्या होता है द्विविखंडन और एक क्या होता है बहुविखंडन। अब द्विविखंडन क्या होता है, इसमें एक जनक जीव की कोशिका विखंडित होकर दो नए जीव को उत्पन्न करते हैं, जैसे क्या हो गया अमीबा, पैरामीशियम, लिस्मेनिया। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें जो होता है द्विविखंडन अभिक्रिया, यहाँ पर द्विविखंडन के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन होता है। अब बहुविखंडन, इसमें क्या होता है कि इसमें एक जनक कोशिका को कई कोशिका बन जाती है। इसमें क्या होता है कि एक जनन कोशिका से कई कोशिका में विभाजित हो जाती है, जिसके लिए एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम यहाँ पर दिया गया एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से विखंडन हम लोग समझ गए, उसके टाइप्स को समझ लिए और किस प्रकार के जीव में कौन से टाइप यहाँ पर होता है उसको भी समझ लिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस जीव में कोशिका विभाजन विखंडन से नए जीव का निर्माण होता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, एक कोशिकीय जीव जैसे प्रोटोजोआ जीवाणु, इसमें क्या होता है, एक यहाँ पर विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। क्या करा है, वायुमंडल में ओजोन अवक्षय, ओजोन अवक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी होता है। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ओजोन अवक्षय जो होता है वो क्या होता है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर जो होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर कौन से ऐसे एलिमेंट है और जो क्या करते हैं, ओजोन को अवक्षय करते हैं, और उस एलिमेंट में यहाँ पर क्या पाया जाता है जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर ओजोन का अवक्षय हो रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है वो क्या है कि वायुमंडल में ओजोन परत के क्षीणता, जो क्षीणता का क्या मतलब हो गया कि ओजोन परत का क्षरण, क्षरण का क्या मतलब हो गया कि ओजोन परत का पतला होना। तो ओजोन परत का जो पतला होना है वो किसके कारण होता है, मुख्य कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से क्या होता है, यहाँ पर वायुमंडल में जो ओजोन परत रहता है उसकी क्षीणता हो रही है, मतलब वो पतला हो रहा है। अब क्या है नेक्स्ट कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित एक प्राकृतिक परत है। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। यह क्या होता है, यह ओजोन गैस से बनी होती है, किससे बनी होती है, ओजोन गैस से बनी होती है क्या, ओजोन परत।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि ओजोन परत का मुख्य कार्य सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करना है। तो जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है उसको क्या करता है, यहाँ पर ओजोन परत अवशोषित कर लेता है और हमारे शरीर तक पराबैंगनी किरणों को पहुंचने नहीं देता है। इसीलिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा सीएफसी अभी हम लोगों ने देखा कि सीएफसी की वजह से क्या होता है, ओजोन परत पतला हो रहा है। आखिर सीएफसी में होता क्या है जिसकी वजह से ओजोन परत पतला हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं कि सीएफसी से क्या होता है, यहाँ पर क्लोरीन परमाणु मुक्त होता है। तो सीएफसी से क्या होता है, क्लोरीन परमाणु मुक्त होता है, जो क्या करता है, जो ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करके उन्हें नष्ट कर देता है। तो सीएफसी से जो क्लोरीन परमाणु मुक्त होता है वो क्या करता है, ओजोन अणु से अभिक्रिया करके उन्हें नष्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओजोन परत है वो उसका छीनता हो रहा है, मतलब वो पतला हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वायुमंडल में ओजोन अवक्षय के लिए कौन सा सिंथेटिक रसायन उत्तरदायी है। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो सीएफसी है उसके वजह से क्या होता है, वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसका क्या हो रहा है, अवक्षय हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को देख लिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्ररोह को प्रांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल को डैश कहा जाएगा। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या करा है कि बीज के अंदर एक भ्रूण होता है। क्या होता है, बीज के अंदर जो होता है एक भ्रूण होता है। यह भ्रूण दो मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। तो बीज के अंदर जो एक भ्रूण रहता है, यह भ्रूण दो मुख्य भाग से मिलकर के बना होता है। पहला भाग क्या है, प्रांकुर, और दूसरा भाग क्या है, मूलांकुर। जो पहला भाग है प्रांकुर, यह क्या होता है, यह भ्रूण का ऊपरी भाग होता है, इससे तना और पत्तियां विकसित होती है। तो जो भ्रूण का जो यहाँ पर क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं। और इससे क्या होता है, तना और पत्तियां इसमें क्या होता है, विकसित होता है। इससे इसे क्या कहते हैं, भावी प्ररोह। जो फ्यूचर शूट होता है इससे हम लोग फ्यूचर शूट या भावी प्ररोह भी कहते हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए, प्रांकुर को हम लोग भावी प्ररोह या फ्यूचर शूट कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, मूलांकुर। मूलांकुर क्या होता है, यह भ्रूण का निचला भाग होता है। जिस तरीके से प्रांकुर क्या होता है, ऊपरी भाग होता है, उसी तरीके से मूलांकुर क्या होता है, भ्रूण का निचला भाग होता है। ये क्या होता है, इससे जड़ें विकसित होती है। प्रांकुर से क्या होता था, तना तथा पत्तियां विकसित होती है, और यहाँ पर मूलांकुर से क्या होता है, जड़ विकसित होती है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि इससे फ्यूचर रूट जो होता है, भावी मूल का कहते हैं। जो यहाँ पर मूलांकुर रहता है रेडिकल, इसको हम लोग फ्यूचर रूट भावी मूल भी कहते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट अब प्रांकुर और मूलांकुर से रिलेटेड। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन क्या करा है, यदि अंकुरित बीज में छुपे हुए भावी प्ररोह, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं, तो अंकुरित बीज की भावी मूल को क्या कहेंगे, मूलांकुर कहेंगे। क्या कहेंगे, मूलांकुर कहेंगे। तो अभी हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन को भी डिस्कशन कर लिया। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या, कि जब इस टाइप का सवाल आपके सामने आए तो आपको बनाने में जब तब आसानी होगा जब क्या करना है आपको, कि सबसे पहले आप क्या करो, अभिक्रिया लिखो। जो जो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है उस तरीके से आप अभिक्रिया लिखो, और आसानी से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले क्या करा, जब चूना पत्थर को, तो चूना पत्थर क्या हो गया, सी ए, यहाँ पर चूना पत्थर क्या हो गया, CaCO3, क्या हो जाएगा, CaCO3 यहाँ पर। अब ये जो होता है CaCO3, ये क्या होता है यहाँ पर, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं यहाँ पर। जब इसको हम लोग हीट करते हैं तो ये क्या होता है, CaO प्लस CO2 का निर्माण करता है। क्या करता है, CO2 का निर्माण करता है। यहाँ बोला भी गया है कि बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है, और क्या होता है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो मैंने आपको बताया था क्या, कि AB जब रहता है और जब ये किस में टूटता है, A प्लस B में टूटता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जब इस टाइप के सवाल आपके सामने आए एग्जाम में, तो आप सिंपल क्या करो, कि आप समीकरण लिखना स्टार्ट करो। जब समीकरण आप लिख लोगे तब आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में विस्थापित चालक पर बल किस दिशा में कार्य करता है। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था क्या,
कि विद्युत मोटर जो होता है वो किस पर कार्य करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर। क्या होता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर विद्युत मोटर कार्य करता है, और विद्युत जनित्र जो रहता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर। अब क्या होता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जैसे ये बाएं हाथ का नियम है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो 3 उंगली है कौन कौन, यहाँ पर मिडिल फिंगर जो मध्यम उंगली है, उसके बाद तर्जनी, उसके बाद थंब जो अंगूठा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के 90 डिग्री पर यहाँ पर रखेंगे। जब एक दूसरे के 90 डिग्री पर इसको रखेंगे तो ये इसमें क्या होता है कि जो मध्यमा उंगली रहती है वो क्या शो करती है, चालक में विद्युत धारा की दिशा को शो करती है। जो विद्युत धारा चालक में प्रभावित होती है उसकी धारा की दिशा को शो करती है। और ये क्या शो करता है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चाहे ये क्या हो, बायां हाथ का नियम हो या दायां हाथ का नियम हो, ये याद रखने का तरीका है कि जो तर्जनी उंगली होता है ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगा। तो जब विद्युत धारा की दिशा यहाँ पर शो हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो रहा है, तो जो हमारा अंगूठा रहेगा वो किसको शो करेगा, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को शो करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जब 3 उंगली, बाएं हाथ के 3 उंगली को हम लोग एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखते हैं, तो जो हमारा मिडिल फिंगर आता है वो किसको शो करता है, विद्युत धारा की दिशा को, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो जो हमारा अंगूठा रहता है वो चालक पर लगने वाले बल की दिशा को शो करता है। तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। अब हम कॉन्सेप्ट को समझ लिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले। क्वेश्चन क्या करा कि विद्युत मोटर में चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित चालक पर बल की दिशा में कार्य करता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत चुंबकीय क्षेत्र के साथ धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि जब तीनों उंगली को क्या करते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि धारा, चुंबकीय क्षेत्र और जो बल लगता है वो क्या करता है, तीनों एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि 1 मिलियन में 280 ग्राम विलायक जल में 20 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। एक द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी क्लास में मैंने पीछे आपको बताया था कि क्या होता है कि जब द्रव्यमान प्रतिशत के सांद्रता की बात करें, सांद्रता हमें निकालना हो द्रव्यमान प्रतिशत के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100, या जब क्या करें आयतन के टर्म में दे तो उसको हम लोग किस तरीके से फाइंड करते हैं, विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। लेकिन हमें यहाँ पर दिया क्या क्या है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर विलायक, क्या दिया हुआ है, विलायक दिया हुआ है, कितना विलायक दिया हुआ है यहाँ पर 280 ग्राम, कितना दिया है 280 ग्राम। उसके बाद क्या दिया दिया है, विलय दे दिया है, विलय कितना दे दिया है, विलय दे दिया है यहाँ पर 20 ग्राम, कितना 20 ग्राम। उसके बाद क्या दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जो हमें क्या फाइंड करना है, द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलियन कितना हो जाएगा, विलियन टोटल हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा 280 प्लस 20, कितना हो जाएगा 300 ग्राम, कितना हो जाएगा 300 ग्राम हो जाएगा विलियन। अब विलियन की यहाँ पर हम लोगों को मात्रा निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत, क्या हो जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान, क्या हो जाएगा विलय का द्रव्यमान बट्टा यहाँ पर विलय का द्रव्यमान। उसके बाद क्या हो जाएगा विलियन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान गुना 100, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा। अब विलय का द्रव्यमान कितना दिया है 20, विलियन का द्रव्यमान अभी हम लोगों ने निकाला था कितना 300, गुना हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20/3, तो 20/3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब 20/3 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20/3, ये हो जाएगा 6.66 यहाँ पर परसेंट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए 6.66% हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब आपको यहाँ पर क्या होगा फॉर्मूला पता रहेगा, चाहे वो केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का हो, जब फॉर्मूला पता रहेगा तो आप आसानी से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल फॉर्मूला बेसिस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो जब फॉर्मूला पता रहेगा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ चाहे वो मैथ हो साइंस हो, फॉर्मूला आपको हमेशा पता रहनी चाहिए, आपके जुबान पे रहना चाहिए, ताकि जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट है, फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आप आंसर निकाल लीजिए आसानी से। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। तो आरबी ईएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कि जब क्या होता है कोई अम्ल जल में घुलता है तो क्या होता है यहाँ पर। तो कह रहा है कि जब कोई अम्ल जल में घुलता है तो वो हाइड्रोजन आयन देता है, क्या देता है हाइड्रोजन आयन देता है। तो जब कोई अम्ल क्या होगा जल में घुलेगा तो वो हाइड्रोजन आयन देगा, और ये हाइड्रोजन आयन जो रहता है वो क्या होता है
स्वतंत्र रूप से नहीं रहते, बल्कि क्या करते हैं, जल के अणुओं से मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। तो जो यहाँ पर क्या होता है, जैसे HCl प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा H2O है, तो क्या हो जाएगा H3O प्लस और Cl माइनस। तो इस तरीके से H प्लस आयन जो देता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, वो क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको लिख भी दिया है क्या, कि जब HCl एग्जाम्पल लेकर के प्लस H2O से अभिक्रिया कराता है तो H3O प्लस Cl माइनस होता है। तो यहाँ पर H3O क्या है, यहाँ पर H3O हाइड्रोनियम आयन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब क्या है कि जब हम अम्ल को जल में मिलाते हैं तो कुछ हाइड्रोनियम आयनों की संख्या वही रहती है। यहाँ पर जो कुल हाइड्रोनियम आयन है, जो कुल हाइड्रोनियम टोटल हाइड्रोनियम आयन है उसकी संख्या तो वही रहती है, लेकिन क्या होता है कि जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो जल की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, इसीलिए प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये क्या कर रहा है, इसको हम लोग समझते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, अम्ल को जल में मिलाते हैं, तो जब अम्ल को जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन जो रहता है उसकी सांद्रता तो वही रहती है, लेकिन जो हम लोग जल में मिलाए तो जल की सांद्रता क्या हो जाएगी, वहां पर बढ़ जाएगी। तो जल की मात्रा जब बढ़ जाएगी तो वो उसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो कुल हाइड्रोनियम आयन रहता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। जो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता रहेगी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यही कारण है कि अम्ल का घोल क्या होता है, पतला करने पर उसकी अम्लता कम हो जाती है और पीएच मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या किए, अम्ल को जब यहाँ पर जल में मिलाते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट बनता है उसको अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जब अम्ल को जल में मिलाते हैं तो क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने देखे क्या होता है, इसके प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता क्या होती है, कम हो जाती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम होने का क्या मतलब है कि जब हम लोग यहाँ पर क्या किए, अम्ल को जल में मिलाए तो यहाँ पर जो कुल हाइड्रोनियम आयन था वो तो सेम ही था, लेकिन जब जल को मिलाए तो जल टोटल क्या हो गया, यहाँ पर कुल जो है जल की मात्रा बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन की जो सांद्रता होती है वो कम हो जाती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या करा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी दिए गए प्रतिरोधक के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि होगी। तो आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। शक्ति के लिए मैंने आपको बताया था क्या फॉर्मूला, P बराबर VI, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं I स्क्वायर R, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं V स्क्वायर बाय R। तो ये किसका फॉर्मूला है, पावर का, शक्ति का फॉर्मूला है। अब इसमें हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। जैसे क्या करें, प्रतिरोध को आधा करने पर, तो जब प्रतिरोध को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर हमारा दोगुना हो जाएगा। तो इसमें भी पावर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर दोगुना हो जाएगा, यहाँ पर पावर दोगुना हो जाएगा। आगे क्या है यहाँ पर कि प्रतिरोध से प्रभावित धारा को आधा करके, जब धारा को आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर घट रहा है। तीसरा क्या है, प्रतिरोधक में वोल्टता को दोगुना करने पर, जब वोल्टता को दोगुना करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर जो होगा हमारा 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि प्रतिरोध को दोगुना करने पर, जब प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो दो हमारा आंसर क्या है, सही है, पी को दोगुना करने पर और पी को 4 गुना करने पर। लेकिन जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए गए प्रतिरोधक के लिए शक्ति अपव्यय में सबसे अधिक वृद्धि, वृद्धि तो दोनों में हो रहा है, ऑप्शन 1 में भी और ऑप्शन 3 में भी, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि किसमें हो रहा है, तो सबसे अधिक वृद्धि यहाँ पर ऑप्शन 3 में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यदि आप एग्जाम में बनाते हो तो कभी कभी आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर देखना यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। यदि आप लोग तो एग्जाम हॉल में रहते, आप सिंपल एक पहला ऑप्शन देखते, दोगुना हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, शक्ति का हो रहा, बढ़ रहा है, तो आप सीधा मार करके निकल जाते, और जब आंसर किया था तो पता चलता कि आपका यहाँ पर गलत हो गया क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पहले जो है जब इस टाइप के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो चारों ऑप्शन को चेक करना जरूरी होता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि क्रमशः मिश्रण का बनना एक डैश परिवर्तन है, जबकि एक यौगिक का बनना एक डैश परिवर्तन है। तो आरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिश्रण का बनना जो होता है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है, और जो यहाँ पर यौगिक बनता है ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ये तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है और यहाँ पर यौगिक को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तो मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, और जो क्या होता है यौगिक जो होता है उसको रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण को रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है और यौगिक को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ये आपको पता होनी चाहिए। मिश्रण को सिर्फ और सिर्फ हम लोग भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, और जो यौगिक होता है उसको हम लोग रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है
कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य होता है केंद्र पर शून्य, परिधि पर अज्ञात, केंद्र पर अधिकतम, परिधि पर अधिकतम। तो आरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट क्या करा है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट करा है कि जब किसी वृत्ताकार तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो मैंने पहले भी ये तो आपको बता रखा है क्या, कि जब कोई वृत्ताकार मान लीजिए तार है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ना सिर्फ वृत्ताकार तार, अगर आपके पास कोई क्या हो, लंबवत तार भी हो, तो उसमें भी क्या होता है, जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करो तो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब क्या कर रहा है कि वृत्ताकार पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसका यहाँ पर वैल्यू कितना हो जाएगा, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यही यदि क्या रहता, यहाँ पर वृत्ताकार पास है, यही अगर आपसे पूछ देता क्या, कि जब वृत्ताकार नहीं देकर के लंबवृत्तीय दे देता, तब उसमें क्या होता, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर हो जाता है यहाँ पर, जो एक रेखिक होता। अब यहाँ पर म्यू नॉट क्या हो गया, म्यू यहाँ पर निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, आई क्या है धारा, और आर क्या है पास की त्रिज्या। क्या करें नेक्स्ट पॉइंट, कि वृत्त के हर छोटे छोटे तत्व से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर एक ही दिशा में मुड़ता है, इसीलिए सभी का प्रभाव जोड़कर केंद्र पर अधिकतम क्षेत्र बनता है। तो आपसे जब एग्जाम में पूछे कि वृत्त के केंद्र पर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो अधिकतम होता है। क्यों अधिकतम होता है, क्योंकि छोटे छोटे तत्व से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र पर क्या होता है, एक ही दिशा में यहाँ पर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब एक ही दिशा में सब मूव करेगा तो वहां पर क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहे, कि जैसे हम क्या करेंगे, केंद्र से दूर जाते हैं तो क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, केंद्र से यहाँ पर दूर परिधि की तरफ जाएंगे तो हमारी क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर घटती जाएगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र सामर्थ्य क्या होता है, तो केंद्र पर न्यूनतम नहीं, केंद्र पर तो अधिकतम होता है, परिधि पर अज्ञात नहीं, परिधि पर न्यूनतम होता है, केंद्र पर अधिकतम, तो क्या हो जाएगा, केंद्र पर अधिकतम हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन पर जब डिस्कशन करते हैं तो आसानी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आता होगा। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना आपको बहुत ही जरूरी है। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 6 ओम, 3 ओम और 2 ओम के 3 प्रतिरोधक को समांतर क्रम में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध है। आरआरबी जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको बनाने का मैं 2 मेथड आपको बताऊंगा, जो आपको क्या करना है, अच्छे से यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। जो 2 मेथड आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या है, मेथड नंबर 1 क्या है, मेथड नंबर 1 आपको पता होनी चाहिए क्या, 3 प्रतिरोध है तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जो 3 प्रतिरोध दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ने वाले हैं। तीनों का वैल्यू कितना दे दिया है, 6, इसका वैल्यू कितना है 3 और इसका वैल्यू कितना है 2। यहाँ पर वोल्टेज हो गया। तो ये जो दिया हुआ प्रतिरोध है, मैंने आपको बताया था कि 1 आर इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 बट्टा आर इक्विवेलेंट बराबर होता है 1 बट्टा आर 1 प्लस 1 बट्टा आर 2 प्लस 1 बट्टा आर 3, ये होता है। अब क्या होता है कि 1 बट्टा आर इक्विवेलेंट जब आपको निकालना है, 1 बट्टा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 6 प्लस 1 बट्टा 3 प्लस 1 बट्टा 2। जब इसको आप लोग निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम जब लोगे तो 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 1 बट्टा आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1 बट्टा आर इक्विवेलेंट, 1 बट्टा आर इक्विवेलेंट हो गया यहाँ पर 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, यहाँ पर आर इक्विवेलेंट 1 हो गया। लेकिन एक दूसरा नियम भी है, यहाँ पर तो सिंपल दिया है तो आप बना दिए। अब दूसरा मेथड क्या है, आपको मैं मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा, मेथड नंबर 2। यहाँ पर मेथड आपको दूसरा भी पता होनी चाहिए। मेथड 2 क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्या, 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है आपको क्या, यहाँ पर दिया हुआ है 6 3 2, यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है। जब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 6 आर इक्विवेलेंट, मैंने आपको बताया था क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 इंटू 6 गुना 3 बट्टा 6 प्लस 3। तो ये जब निकालोगे तो 18 बट्टा 9 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि जो 2 प्रतिरोध को, अब ये 2 मिलाकर के एक हम लोग बना लिए, कितना हो जाएगा 2 ओम, और फिर क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल में 2 ओम हो जाएगा। तो जब मैंने आपको बताया था 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, सेम का हो, तो यहाँ पर जब सेम वैल्यू का प्रतिरोध रहता है तो क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर आर बट्टा 2 हो जाएगा।
तो R/2 हो जाएगा, तो 2/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 ओम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने दोनों मेथड आपको क्या क्या बता दिया। आपको जो भी मेथड क्या लगे, आसान लगे या जो भी मेथड समझ में आए, आप दोनों मेथड का यूज करके इस टाइप के सवाल को बना सकते हो। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य को सही ढंग से पूरा करता है। क्या कर रहा है कि पीएच पैमाने का उपयोग किसी विलयन के डैश स्तर को मापने के लिए किया जाता है। तो आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पीएच पैमाने से हम लोग क्या करते हैं, अभी इसी लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अम्ल की या क्षार की प्रबलता की पहचान हम लोग किसकी मदद से करते हैं, पीएच पैमाने की मदद से करते हैं। जिसमें क्या होता है 7 पर उदासीन होता है, और जैसे जैसे हम लोग 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे 14 की तरफ बढ़ते हैं, जो 14 है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षारीयता हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग 14 की ओर बढ़ेंगे हमारी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, जो आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, किसी यहाँ पर किस जीव की भोजन रिक्तियां में जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाते हैं और फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। तो आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, आपको पता होनी चाहिए। क्या कि अमीबा में पोषण जो होता है वो किस तरीके से होता है। जो अमीबा का आकार मैंने आपको बताया था वो क्या होता है कि अनिश्चित आकार का होता है। यहाँ पर जो अमीबा होता है क्या होता है, अनिश्चित आकार का होता है। इसकी कोई जो आकार होती है वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। तो जो अमीबा होता है इसका जो पोषण होता है वो किस तरीके से होता है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। क्या करें कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह कूटपाद की सहायता से भोजन को घेर लेते हैं। जो अमीबा है वो क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यह कूटपाद की सहायता से क्या करते हैं, भोजन को घेर लेते हैं। अब क्या है कि भोजन उसके अंदर एक थैलीनुमा संरचना में बंद हो जाता है, जिसे भोजन रिक्तियां कहते हैं। क्या होता है, जो आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा, जो अमीबा एक कोशिकीय जीव है ये अपना भोजन कैसे करते हैं, तो कूटपाद की मदद से करते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। आपको पता होनी चाहिए कि अमीबा किसके द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, तो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भोजन उसके अंदर एक थैलेनुमा संरचना में बंद हो जाता है, जिसे भोजन रिक्तिका कहते हैं। तो भोजन रिक्तिका क्या होता है, अमीबा के अंदर एक थैलेनुमा संरचना होता है जिसमें क्या होता है, भोजन बंद हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भोजन रिक्तिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भोजन रिक्तिका के अंदर पाचक एंजाइम स्रावित होते हैं। तो जो भोजन रिक्तिका यहाँ पर बना उसके अंदर क्या होता है, पाचक एंजाइम स्रावित होता है, और ये एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है। जो हमारे क्वेश्चन में भी अभी बोल रहा था, क्या कि जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करें कि सरल पदार्थ भोजन रिक्तिका से निकलकर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। जो यहाँ पर क्या होता है, जो सरल पदार्थ यहाँ पर बना था, जो जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में यहाँ पर क्या हो गया था, एंजाइम ने तोड़ दिए थे। अब ये सरल पदार्थ जो बना ये क्या करता है, भोजन रिक्तिका से निकलकर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं, और वहां से वे ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग होते हैं। तो जो यहाँ पर सरल पदार्थ में टूटा था वहां से क्या होता है, रिक्तिका से बाहर निकल करके जो कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और वहां से ऊर्जा और वृद्धि के लिए उपयोग करते हैं उस यहाँ पर ऊर्जा को। तो ये था अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा है कि किस जीव की यहाँ पर भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं और फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखे किसमें हो जाएगा, अमीबा में। अमीबा में क्या होता है, यहाँ पर भोजन रिक्तिका पाया जाता है, जिसमें क्या होता है कि भोजन जो होता है जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं और फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को समझिए, साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन भी आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 19 जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए। आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला होगा, और यदि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज को आप कंप्लीटली जरूर फॉलो करें। इससे पहले 18 क्लासेस हो चुका है, तो 1 से 18 तक यदि आपने क्लासेस नहीं देखा है तो उसको मिस मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आएंगे। तो इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करें, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।